गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। देखिए, अपना बचाव रखना है आपको कोरोना से, अपने घर में सेफली रहना है और सेफली रहने के साथ साथ जो भी आपको वर्क दिया जा रहा है उस वर्क को पूरा करना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना। तो हम पहला चैप्टर अपनी ज्योग्राफी का कवर कर चुके हैं। अब हमारा दूसरा चैप्टर है वायुमंडल का संगठन और संरचना। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे वो संगठन होता है, क्या क्या उसकी कौन कौन सी गैस है, कौन कौन सी चीज़ें उस मिलकर वायुमंडल को बनाती हैं और कैसे उसकी संरचना होती है। तो वायुमंडल के बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि वायुमंडल आखिर है क्या, मतलब वायुमंडल की परिभाषा क्या है, वायुमंडल की विशेषताएं क्या है, वायुमंडल का अर्थ क्या है। तो वायुमंडल का जब भी जिक्र आता है तो हमारे चतुर्दिक जो हवा का जो क्षेत्र है, वायु का जो क्षेत्र हमारी तरफ फैला हुआ है, उसको हम समझते हैं। और ये सही भी है कुछ हद तक। वायु का अर्थ, वायुमंडल का अर्थ है वायु जमा मंडल, वह क्षेत्र जिसमें वायु भरी हुई हो। एफ.जी. मॉन्कहाउस ने भी कहा था, एफ.जी. मॉन्कहाउस ने कहा था कि वायुमंडल वह क्षेत्र होता है जो वायु का वह आवरण होता है जो एक पतली परत के रूप में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण उससे लिपटा हुआ रहता है या उसको घेरे हुए रहता है। बिल्कुल ठीक बात है ये। हम यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के चतुर्दिक फैला एक गैसीय आवरण वो वायुमंडल होता है। और वायुमंडल पृथ्वी पर रहता क्यों है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है वो वायु के उपस्थित जो तत्वों को उनके बांधे हुए रखती है, और हम इन सारे तत्वों के योग को वायुमंडल कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? क्या विशेषताएं होती हैं वायुमंडल की? रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। गंधहीन होता है, इसकी कोई गंध नहीं होती। अदृश्य होता है, इसको दिखाई नहीं दिया जा सकता। हाँ, इसको महसूस किया जा सकता है। आप वायुमंडल को देख नहीं सकते लेकिन उसे महसूस कर सकते हैं। नीचे सघन और ऊपर विरल, मतलब नीचे की तरफ जो भूतल से सटा हुआ वायु का भाग है, वायुमंडल का भाग है, वो सघन होता है, उसमें डेंस एयर होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाएंगे, वायु जो है वो विरल होती चली जाएगी, उतनी डेंस नहीं रहेगी। तो नीचे सघन और ऊपर विरल रूप में पाया जाता है। वायुमंडल को, अब सही बात है, उसको देखा नहीं जा सकता लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। जब भी हवा चलती है, आपके शरीर में हवा टच करती है, आपको महसूस हो जाता है हवा चल रही है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। तूफान आते हैं, झंझावात आते हैं, उन सारी चीजों के माध्यम से आपको पता चल जाता है कि वायु है, वायुमंडल है। उसी तरह से जब भी आप ताप का अनुभव करते हैं, शीत का अनुभव करते हैं, वो भी इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पे वायु या वायुमंडल मौजूद है। अगर वायु या वायुमंडल नहीं होता तो आप इन चीजों को भी महसूस नहीं कर पाते। तो हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो वायुमंडल को महसूस कर सकते हैं लेकिन उसे देख नहीं सकते, रंगहीन और गंधहीन होता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल के संगठन के बारे में, कि वायु कंपोजिशन यानी वायुमंडल में होता क्या क्या है। केवल गैसें ही होती हैं या कुछ और भी होता है वायुमंडल में? उन सारी चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो पॉइंट है, वायुमंडल में गैसें होती हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट है वायुमंडल का। गैसें जो हैं वो वायुमंडल का सबसे ज्यादा भाग घेरती हैं, और जो भी चीजें होती हैं वो उन गैसों में ही समाहित रहती हैं। तो सबसे पहले कौन सी होती है गैसें? बहुत सारी गैसें वायुमंडल में होती है, लेकिन मुख्य मुख्य गैसों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.04% होती है। फिर ऑक्सीजन 20.94, उसको 21% भी कह सकते हैं राउंड फिगर में, लेकिन 20.94। फिर आर्गन 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.039 या 0.4%, फिर हाइड्रोजन 0.01%, और छोटी मोटी गैसें होती हैं बहुत, लेकिन इनकी महत्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी जो मात्रा है ना वो बहुत न्यून होती है। नियोन है, हीलियम है, ओजोन है। अब एक ओजोन गैस जो है, ये चाहे मात्रा इसकी बहुत कम हो लेकिन जीवधारियों के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज जो स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था वो सारा का सारा ओजोन संरक्षण के लिए था कि हम ओजोन को कैसे बचाएं। बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। पृथ्वी से जो भी सूर्य से जो भी हानिकारक विकिरण आते हैं परावैंगनी रेज के रूप में, वो सभी ओजोन मंडल जो है उनको अवशोषित कर लेता है और उन हानिकारक किरणों को धरती पर पहुंचने नहीं देता और जीवधारियों की सुरक्षा उनसे हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। इसी तरह से
नाइट्रोजन जो है वो सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? पहले तो नाइट्रोजन इसलिए आवश्यक है कि सभी जो पेड़ पौधे हैं इनको अपने जीवन के लिए, इनको अपने विकास के लिए, इनको पौधों में जो प्रोटीन बनता है उनके लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। जमीन में नाइट्रोजन मिलती है, फिर उसे पौधे प्रोटीन के तौर पर ग्रहण करते हैं और पौधों का विकास सुनिश्चित होता है। एक सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन ना हो और केवल ऑक्सीजन और अन्य गैसें हों तो अगर कहीं आग लग जाए तो अनकंट्रोल हो जाएगी। नाइट्रोजन की उपस्थिति उसको कंट्रोल करती है, तो इस चीजों के लिए नाइट्रोजन होना बहुत आवश्यक है। दूसरी है ऑक्सीजन, ये जीवनदायिनी गैस है, इसके बिना किस जीवधारियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। सभी मानव और सभी जीवधारी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो नहीं रहेगा। आग के जलने में सहायक है तो ये ऑक्सीजन है। इसी तरह से आर्गन है, वो निष्क्रिय गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी छोटी सी मात्रा है लेकिन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही वो गैस है जो पृथ्वी से जाने वाले विकिरण को रोक के रखती है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत जिम्मेदार होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए भी आवश्यक होती है क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से निकाल दिया जाए तो वायुमंडल में वनस्पति का जो आवरण है वो समाप्त हो जाएगा। इसकी छोटी सी मात्रा बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ ये भी हमें जान लेना जरूरी है कि अगर जो निर्धारित इसकी सीमा है उससे ऊपर अगर इसमें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो धीरे धीरे जो हमारा वायुमंडल है वो अधिकाधिक मात्रा में गर्म होता चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा गर्म होता चला जाएगा और पृथ्वी पर जो जीवधारी हैं उनका जीवन जो है संकट में आ जाएगा। इस पूरे ग्रह का जीवन जो संकट में आ जाएगा। इसी वजह से हम CO2 के उत्सर्जन को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी देशों की सरकारें मिलकर इस बात पर सहमति दिखाती हैं, बहुत सारे कानून इस बात में बनाए जाते हैं कि किस तरह से वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रोका जा सके। आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि जब से औद्योगिक क्रांति हुई है वायुमंडल में कुल प्रतिशत में 10% कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो धीरे धीरे वायुमंडल में बढ़ रहा है और एक शुभ संकेत नहीं है। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका उत्सर्जन कम से कम करें, उन पदार्थों का प्रयोग कम से कम करें जिनको बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, तभी हमारा जो ग्रह है वो सुरक्षित रह पाएगा, हम सुरक्षित रह पाएंगे। अगली चीजें ये हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में गैसें होती हैं लेकिन ये अपने जगह पे ये भी आवश्यक है और इनका भी वायुमंडल में योगदान होता है, मौसमी क्रियाओं में इनका भी योगदान होता है। तो ये सारी चीजें। दूसरा होता है जलवाष्प। जलवाष्प बहुत जरूरी है। वायुमंडल में जितनी भी तूफानी घटनाएं देखते हैं, बरसात देखते हैं, तापमान संघनन देखते हैं, ओला देखते हैं, हिमवृष्टि देखते हैं, ये सारी की सारी चीजें जलवाष्प से पैदा होती है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प ना रहे तो ना कहीं बारिश होगी, ना कहीं पे ओले पड़ेंगे, ना कहीं पे और सारी घटनाएं घटेंगी। ये सारी घटनाएं जो हैं बरसात की, बर्फबारी की, ये सभी जलवाष्प से संबंधित रहती है। जलवाष्प भी संघनित होता है, संघनित होकर वर्षा की बूंदों के रूप में, बारिश के रूप में बरसता है। ऐसा माना जाता है कि जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वायुमंडल में 1% से 4% के बीच होती है। चाहे कहीं पे कितना ही सूखा मौसम क्यों ना हो, लेकिन उस बरसात में, उस मौसम में भी थोड़ी या बहुत नमी होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कहीं पे बिल्कुल भी नमी ना रहे, और ऐसी भी होती है कि कहीं पे ज्यादा नमी हो जाती है। तो कुल मिला के जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है वो 1 से लेकर 4% के बीच में होती है। तो ये समझ नहीं आया आपको कि कहीं भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ना हो और कहीं भी ऐसा नहीं होता कि केवल और केवल जलवाष्प ही हो, कुछ प्रतिशत इसका बदलता और रहता है। तीसरी चीज है ठोस कण। ठोस कण क्या होते हैं? सॉलिड पार्टिकल्स, जिसमें धूल के कण होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बहुत जरूरी है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण? सॉलिड पार्टिकल्स के कारण। ये इनका ही काम होता है कि जो सूर्य से सनरेजेज आती हैं उनको प्रकीर्णन करते हैं, उनका रिफ्लेक्शन करते हैं, उनका स्कैटरिंग करते हैं, यानी छितरा देते हैं उनको, जिससे कि बहुत सारी आभाएं वायुमंडल में या आकाश में दृष्टिगोचर होती हैं। आप देखोगे संध्या के समय रेड कलर, सुबह के समय रेड कलर, वो सब क्या है कि धूल कणों के द्वारा छितराने के कारण, प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन या छितराना जो होता है, स्कैटरिंग होता है,
उसके माध्यम से ये सारी घटनाएं, ये सारे रंग बिखर के आते हैं और वायुमंडल कितना सुंदर दिखाई देता है। ये सब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स के फोटो हैं, जिनमें धूल कण इंपॉर्टेंट है। आप धूल कणों को कैसे देखेंगे? आप देखना कहीं किसी अंधेरे से कमरे में जाओ, वहां पे देखना कभी कि किसी दीवार से या कहीं किसी जंगले से या किसी खिड़की से सूर्य की एक प्रकाश की बारीक सी रेखा आ रही हो, कोई सनरेजेज आ रही हो, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि उस सनरेजेज में, उस प्रकाश की किरण में असंख्य धूल कण तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि वायुमंडल में कितने सारे धूल कण हर समय मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। और इनकी आकस्मिक कण है, ये समुद्र से के वायु, समुद्र में जब तूफान आते हैं उनसे उठे हुए नमक के कण होते हैं, ये ज्वालामुखी धूल के कण होते हैं, ये पशुशाला से उठे हुए अमोनिया के कण होते हैं। इस तरह से जो आकस्मिक रेचक होते हैं वो आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से वायुमंडल में फैल जाते हैं। और इन सब का कारण, इनका महत्वपूर्ण काम क्या होता है कि जब भी बरसात होने वाली होती है, जब भी संघनन होता है, जब भी जलवायु ठंडा होकर बारिश की बूंदों के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये नाभिक का काम करते हैं। मतलब एक नाभिक, ये धूल कण और ये आकस्मिक कण, नमक के कण मिलकर एक नाभिक न्यूक्लियस तैयार करते हैं और उनके ऊपर जो संघनन के समय बरसात की बूंदें चिपकने लगती हैं और चिपक के वो बड़े आकार की बूंदों में परिवर्तित होने लगती हैं और उनका व्यास धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि वायु उनको संभाल नहीं पाती, तो वो धरती पर बिखरने लगती हैं। ये सारी चीजें उस प्रक्रिया में सहयोगी हैं। समझ गए ना? ये है हमारे वायुमंडल का संगठन। ये सारी चीजें मिलकर वायुमंडल को संगठित करती हैं, उसका संगठन बनाती हैं। गैसें, जलवाष्प, ठोस कण और आकस्मिक रेचक। गैसों का परसेंटेज आप समझ गए हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ओजोन, ये सारी गैसें मिलकर संगठन में वायुमंडल के में आती हैं। अब बात आती है वायुमंडल की संरचना के बारे में कि आखिर वायुमंडल की संरचना कैसी होती है। संरचना का मतलब है इसका वर्टिकल क्लासिफिकेशन, लंबवत क्लासिफिकेशन, कि नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर वायुमंडल कैसा होता है। संगठन में तो सारी चीजें हमने सम्मिलित कर ली, जिन जिन चीजों से मिलकर वायुमंडल बनता है, लेकिन संरचना में जब हम पढ़ेंगे तो हम उसको नीचे से ऊपर क्लासिफाइड करते हुए चलेंगे कि आखिर किन किन परतों से मिलकर वायुमंडल बना है। वायुमंडल में हम अगर सामान्य तौर पर विभाजन करें तो 5 परतें हम मान लेते हैं। पहली परत है क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल सबसे लगी हुई जमीन के साथ भूतल से टच परत है और जिसमें सारी मौसमी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं और उसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में उसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। कि सारी मौसम की जो घटनाएं होती है, चाहे बादल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, चाहे तूफान चले, चाहे धूल कण हो, ये सारी की सारी इसी क्षोभ मंडल में होती है। तो बहुत डेंस एयर इसमें क्षोभ मंडल में पाई जाती है। इसके ऊपर होती है क्षोभ सीमा, वो 1.5 किलोमीटर मोटी। ये हाँ, पहले हम इसके बारे में बात कर लें कि इसकी ऊंचाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। एवरेज माने तो 14-15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई भूतल से होती है। वो इसलिए होती है कि 8 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है ध्रुवों पे और 18 किलोमीटर के करीब पहुंच जाती है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई का ज्यादा ऊंचाई का ये कारण है क्योंकि वहां पे संवहन धाराएं चलती हैं और वो संवहन धाराओं के द्वारा इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है। ये भी आपको जानकारी होगी कि पृथ्वी का जो नॉर्मल रैप्स रेट है, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था कि वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है और कम ज़्यादा भी होता रहता है, लेकिन एवरेज है ये, यानी 1 किलोमीटर पर 6.4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कम होता चला जाता है। तो जब भी हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो टेम्परेचर की जो मात्रा है वो घटती चली जाती है और लगभग 8 किलो पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। इधर 18 किलोमीटर पर -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। ये टेम्परेचर इसमें घटता हुआ चला जाता है नॉर्मल लैप्स रेट के माध्यम से। दूसरी जो इसके ऊपर होती है ट्रोपोपाज, जिसको हम क्षोभ सीमा कहते हैं, वो संक्रमण परत है जो पहली परत और दूसरी परत यानी क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जोड़ती है। दूसरी परत है समताप मंडल। समताप मंडल का नाम इसलिए समताप मंडल है क्योंकि इसमें टेम्परेचर लगभग समान रहता है। मैं लगभग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, ऊपर जाकर टेम्परेचर में थोड़ा बदलाव आता है और इसकी जो हाइट है वो धरती से 50 किलोमीटर तक है। यहाँ पे इस परत को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर 20 किलोमीटर तक जाए तो यहाँ पे टेम्परेचर लगभग समान होगा और 20 से ऊपर 50 तक टेम्परेचर लगभग ज्यादा रहेगा, बढ़ता चला जाएगा।
इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे हम -45 और -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान रहे हैं और इसकी जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा होगी उस पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। तो 0 डिग्री का मतलब है कि भाई -80 से या -45 से गया और तो बढ़ा टेम्परेचर। वो इसलिए बढ़ा है कि इसके ऊपरी प्रभाग में ही ओजोन गैस पाई जाती है और ओजोन गैस जो होता है सूर्य से जो भी परावैंगनी विकिरण आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद अपने टेम्परेचर में उससे वृद्धि हो जाती है। तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर की वृद्धि बढ़ती ही चली जाती है और इसकी ऊपरी सीमा पर 50 किलोमीटर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो हो जाता है। तीसरी परत है, इसके ऊपर समताप सीमा पाई जाती है। समताप सीमा वो मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करती है। तीसरी परत है मध्य मंडल की। मध्य मंडल की परत जो होती है वो 80 किलोमीटर की हाइट पर होती है और इसमें टेम्परेचर में कमी आती है। इसमें -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। क्यों टेम्परेचर में कमी आती है? क्योंकि इसमें वायु जो है वो विरल होती चली जाती है, क्योंकि वायुमंडल का लगभग 98% भाग केवल और केवल 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे वायु जो है वो विरल होती चली जाएगी, यानी डेंस नहीं रहेगी। और जब विरल होती चली जाएगी तो यहाँ पे वायु ही नहीं रहेगी तो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई कारक नहीं मिलेगा और यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा। इससे जो ऊपर की परत है हम उसको आयन मंडल के नाम से जानते हैं। ये परत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको 3 भागों में भी आप बांट सकते हैं, डी, ई और एफ। इन परतों से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, आयन मंडल कहते हैं। धरती से जो भी रेडियो आप टीवी संचार जो भी सुनते हैं वो सारा का सारा आयन मंडल से परावर्तित होता है। अगर आयन मंडल नहीं होती तो हमारे यहाँ से जो भी तरंगे नीचे से भेजी जाती वो तरंगे आयन मंडल में जाके पार निकल जाती अगर आयन मंडल नहीं होता। और ये संचार की सुविधा हमारे यहाँ पे टीवी की रेडियो की सुविधा इत्यादि नहीं मिलती। तो डी, ई और एफ 3 परतों में है। डी परत लघु तरंग विकिरण को रोकती है, ई परत मध्यम तरंग विकिरण को परावर्तित करती है और एफ परत जो है वो दीर्घ तरंग विकिरण को परावर्तित करती है। एक चीज इसमें और भी है, इसमें विद्युत आयन होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो जिससे कि अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की जो घटनाएं घटती है ना ध्रुवों की तरफ, नार्वे से ऊपर तरफ जहाँ पे ध्रुवों पे रंगीन ज्योति सी फैलती है और सोलर फ्लेम्स की वजह से, वो सारी की सारी आयन मंडल की तरफ से है, क्योंकि इसमें विद्युत आयन होते हैं। अगली परत ये 640 किलोमीटर तक होती है। अगर हम इसे 300 किलोमीटर देखें तो आयन मंडल कहेंगे और 300 किलोमीटर से ऊपर कहें तो आयतन मंडल भी कह सकते हैं। और इस परत का एक दूसरा नाम ताप मंडल भी होता है। और ताप मंडल में आयन मंडल और आयतन मंडल दोनों परतें सम्मिलित की जाती हैं। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और 640 किलोमीटर से ऊपर इसमें 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हो जाता है। इसकी ऊपरी परत पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, लेकिन इसका कोई ऐसा महत्व नहीं है क्योंकि वायु की विरलता बढ़ती हुई चली जाती है। और इससे आगे बहिर्मंडल है। वैसे बहिर्मंडल की ऊपरी सीमा का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, कहाँ ये विलीन हो जाती है, लेकिन ये लगभग 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई परत है। इसमें जो गैसेज हैं वो आयनीकृत रूप में मिलती हैं। हम अगर उनको देखा जाए तो नीचे से अगर उनका लगाया जाए तो उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम ये आयनीकृत रूप में मिलती है। तो ये हमारा इसका संरचना है। इसके साथ हम एक बात और भी जोड़ देता हूँ कि जितने भी पृथ्वी के जो उपग्रह होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित होते हैं। 36,700 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो भूस्थैतिक उपग्रह लगाए जाते हैं और जो संचार सुविधाओं को और चीज सुविधा को बेहतर हमारा बनाते हैं। इसके साथ ही होती है, इसके साथ होता है वायुमंडल की रासायनिक संरचना। इसका केमिकल कंपोजिशन भी होता है। उसमें हम 2 भागों में वायुमंडल को बांट देते हैं, सममंडल और विषममंडल। सममंडल की ऊंचाई हम लगा लेते हैं 88 किलोमीटर या कहीं कहीं पे 90 किलोमीटर भी माना जाता है। और विषममंडल की ऊंचाई इस 90 किलोमीटर से ऊपर मानी जाती है। तो सममंडल का नाम इसलिए पड़ा है कि वहाँ पे जो वायु में जो गैसों का जो घनत्व है या गैसों की जो मात्रा है वो लगभग अपरिवर्तित रहती है। इसमें क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, इन तीनों परतों को हम सममंडल में शामिल करते हैं। और आयन मंडल, आयतन मंडल और बहिर्मंडल, इन परतों को हम विषम मंडल में शामिल करते हैं। सममंडल में गैसों की मात्रा समान होती है, अधिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विषम मंडल में गैसों की मात्रा में परिवर्तन होता है।
ठीक है। विषम मंडल में जब हम देखते हैं तो विद्युत आयन के माध्यम से होते हैं, गैसें आणविक रूप में होती हैं। उसमें अगर हम उसके ऊपरी भाग में देखें तो सबसे नीचे आणविक नाइट्रोजन मिलती है, उससे ऊपर आणविक ऑक्सीजन मिलती है, फिर आणविक हीलियम मिलती है और फिर आणविक हाइड्रोजन मिलती है। इस तरह से इसका केमिकल कंपोजिशन वायुमंडल का किया जाता है। ये चीजें समझ में उम्मीद करता हूँ आपके आगे होंगी। और अब है ये कि वायुमंडल का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है वायुमंडल, क्या होता अगर वायुमंडल नहीं होता, क्या जरूरी है कि वायुमंडल है तो हमें क्या फायदा उस चीज का। ये सारी चीजें हम वायुमंडल के महत्व में पढ़ेंगे। पहली बात ये कि वायुमंडल जीवन के लिए अनिवार्य है। हमारी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सभी की सभी वायुमंडल में होती हैं। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो जितनी भी हमारी अनिवार्य गतिविधियां हैं वो नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें सारे वो गैसेस होते हैं जो हमारे सांस लेने के लिए, जो हमारे काम के लिए उपयोग में आती हैं, वो चीजें गैसें यहाँ पे मिलती हैं। दूसरी चीज है ताप संतुलन। अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जो ताप संतुलन की जो गतिविधि है वो असंतुलित हो जाती, सूर्य की किरणें आती सीधी, जिनके समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता, रात में पूरा विकिरण होने से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता, जैसी स्थिति आज चंद्रमा की है या और जगह पे है जहाँ वायुमंडल जिन प्लैनेट्स पे नहीं है, ठीक है ना। तो ताप संतुलन में वायुमंडल बहुत जरूरी है। आप इस बात को ध्यान रख लें कि अगर वायुमंडल है तो भी हमारे प्लैनेट पे जीवधारियों का अस्तित्व है, अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमारे यहाँ जीवधारियों का अस्तित्व भी नहीं होता। अगला पॉइंट है मौसम और जलवायु का निर्माण। वायुमंडलीय तत्व ही वो तत्व हैं जिनके द्वारा मौसम और जलवायु का निर्माण होता है। हम मौसम का निर्माण होता है और फिर मौसम के आधार पर, निष्कर्षण के आधार पर जलवायु का निर्माण होता है। ये तभी होते हैं क्योंकि इनमें वायुमंडलीय दशाएं काउंट की जाती है। तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है, वायुदाब है, वो सभी दशाएं इसलिए बनती हैं क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल होता है। अगर वायुमंडल नहीं रहेगा तो मौसम और जलवायु का निर्माण भी नहीं होगा। अगला पॉइंट है विकिरण से बचाव। वायुमंडल है तो हमारे यहाँ पे जो हानिकारक विकिरण है वो रोक लिया जाता है। मैं आपको बताया था ओजोन जो गैस है वो पराबैंगनी विकिरण को रोकती है। अगर ओजोन गैस नहीं होती तो सीधे डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज धरती पे आती और जीवधारियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाता। ये सब कुछ वायुमंडल के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो विकिरण से बचाव है वो हमारा वायुमंडल के द्वारा होता है। इसमें एक पॉइंट हम और भी जोड़ सकते हैं कि जैसे उल्कापात होता है, जितनी उल्का होती है तो जो टुकड़े होते हैं, जो बाहरी मटेरियल होता है जो अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, वो कई बार क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर पृथ्वी की ओर लपकते हैं और वो बहुत तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। लेकिन वायुमंडल के होने के कारण वो रास्ते में ही जलने लगते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि पृथ्वी से जैसे टूटता हुआ तारा आप देखते हो कि भाई जलता हुआ तारा से देखो, वो क्या है, वो पृथ्वी की तरफ गिरती हुई उल्का है जो वायुमंडल के घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगी है। यानी 99% केसेस में ऐसा होता है कि वो सारी उल्काएं ऊपरी वायुमंडल में ही जल के समाप्त हो जाते हैं और धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ऐसा लाखों की संख्या में रोजाना होता रहता है। तो उल्काओं से भी हमारा बचाव रहता है। अगली चीज है रेडियो तरंगों के लिए आवश्यक। जो वायुमंडल है वो रेडियो तरंगों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर मैं पहले बताया था कि अगर आयन मंडल ना होता और उसमें डी, ई और एफ लेयर्स ना होती तो हमारे यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ना रहता कि भाई रेडियो तरंगों को रोक दिया जाए, रेडियो तरंगों को परावर्तित हो जाए, तो हमारे यहाँ पे जो संचार के साधन है उनको कार्य करना संभव नहीं हो पाता और वायु मार्ग के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। तो ये सारी चीजें जो है वो वायुमंडल के महत्व को दर्शाती हैं। निष्कर्ष के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वायुमंडल के बिना हमारे जीवधारियों का अस्तित्व किसी भी हालत में संभव नहीं हो पाता। तो आपको जो क्वेश्चन करना है आपको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई टॉपिक, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे मैसेज कर देना है और इसको एक बार वायुमंडल के महत्व को, वायुमंडल की संरचना को और वायुमंडल के संगठन को, इनको एक बार फिर से अपनी कॉपियों में लिख के देखना है कि वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित रहती हैं या वायुमंडल की संरचना क्या होती है, प्रकाश डालिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको रिटर्न में भी लेके आनी है और एक बार फिर से रिवाइज कर देना है। ऐसे कोई चीज नहीं आती है तो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू।